हेलो गाइस, वेलकम टू सी लतीफ़्स एकेडमी। मेरा नाम आदिल अहमद है। आज का जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो है बजट डेफिसिट्स। ठीक है, बजट हमने कंप्लीट किया था, उसकी टेक्निकलिटीज़ को हमने देखा था। तो आज हम डायरेक्ट बजट डेफिसिट्स के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, तो बजट डेफिसिट क्या होता है? इसमें हमारी तीन कंडीशंस हो सकती हैं। सबसे पहले हम उन आइडियल कंडीशंस को देखेंगे कि वो आइडियल कंडीशंस क्या है और डेफिसिट, उसके बाद डेफिसिट क्या होता है। देखो, एक कंडीशन है हमारा बैलेंस्ड बजट। बैलेंस्ड बजट क्या होता है? जब सारी बजटरी रिसिप्ट्स इक्वल होंगी बजटरी एक्सपेंडिचर के बराबर, उस टाइम उस कंडीशन को हम क्या कह सकते हैं कि ये बैलेंस बजट है। यानी जितना हमें हमारे पास इनकम आता है, तो उस इनकम से हम जितना एक्सपेंडिचर करते हैं वो इक्वल है, यानी हमारा कोई ना सरप्लस है ना डेफिसिट। तो इट इज़ कंसिडर्ड एज आइडियल कंडीशन फॉर द नेशन। ठीक है, उसके बाद सेकंड केस, पहले हम थर्ड केस पे जाएंगे। थर्ड केस जो हमारे पास है वो है बजट सरप्लस या सरप्लस बजट जिसे हम कहते हैं। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स दोनों को मिला के क्या कहते हैं? बजटरी रिसिप्ट। जब बजटरी रिसिप्ट्स ग्रेटर होंगी बजटरी एक्सपेंडिचर यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर से, जब इस सिचुएशन ऐसी सिचुएशन होगी तो हम इस सिचुएशन को क्या कहते हैं? हम कहते हैं बजटरी सरप्लस। ठीक है, तो थर्ड कंडीशन जो हमारी है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन। वो कौन सी कंडीशन है? वो है बजटरी डेफिसिट या डेफिसिट बजट। ठीक है, ये एक ऐसी कंडीशन है जो एक नेशन के लिए कंसर्न वाली बात है। इसमें क्या होता है? इसमें तमाम जो बजटरी रिसिप्ट्स हैं वो एक्चुअल में कम होती हैं और हम एक्सपेंडिचर ज़्यादा करें, बजटरी एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है। ठीक है, इसका मतलब है कि हम क्या करते हैं? हम एक्सपेंडिचर ज़्यादा करते हैं और हमारे पास जो इनकम आती है तमाम सोर्सेज से वो कम होती है। तो मीन्स कि एक इम्बैलेंस सिचुएशन क्रिएट होती है। मीन्स कि एक गैप आ जाता है एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट्स के बीच में। तो इस गैप को फुलफिल करने के हमारे पास डिफरेंट तरीके हैं और उसकी मतलब डिफरेंट क्या है, डिफरेंट तरीके हैं, और इसको हमें फाइनेंस करना पड़ता है। ठीक है, तो बजट डेफिसिट के हमारे पास तीन टाइप्स हैं। कौन कौन सी? एक है रेवेन्यू डेफिसिट, दूसरा है फिजिकल डेफिसिट, तीसरा है प्राइमरी डेफिसिट। एक और डेफिसिट है जिसको हम इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट के नाम से जानते हैं, वो हम देखेंगे वो क्या है। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, ईआरडी। सबसे पहला जो हमारे पास डेफिसिट है वो है रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट क्या है? जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा रेवेन्यू रिसिप्ट से, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? रेवेन्यू डेफिसिट। दूसरा डेफिसिट हमारे पास फिजिकल डेफिसिट है। फिजिकल डेफिसिट है टोटल बजटरी डेफिसिट, यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मिला के, कैपिटल एक्सपेंडिचर को मिला के, जब ये ग्रेटर होगा रेवेन्यू रिसिप्ट से, यानी रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट को मिला के, यानी बजटरी रिसिप्ट से ज़्यादा होगा, तो हम कहेंगे फिजिकल डेफिसिट। लेकिन यहाँ एक एक्सेप्शन है, बारोइंग हम एक्सक्लूड करते हैं। ये मैं बताऊंगा ये बारोइंग एक्सक्लूड क्यों करते हैं। और ये क्योंकि बारोइंग कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट है। कैपिटल रिसिप्ट में से सिर्फ इतना वाला पोर्शन निकाल के बाकी रेवेन्यू जो क्या कहते हैं, रेवेन्यू बजट डेफिसिट जो है और बजट रिसिप्ट जो है उनके बीच में जो गैप देखा जाता है वो है हमारे पास फिजिकल डेफिसिट। लेकिन इसमें एक्सेप्शन सिर्फ इतनी है कि जो बारोइंग है इसको हम एक्सक्लूड कर देते हैं कैपिटल रिसिप्ट से। ठीक है, इसको हम देखेंगे आगे। तीसरा डेफिसिट जो है वो है फिजिकल डेफिसिट, सॉरी प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट क्या है? प्राइमरी डेफिसिट इज डेफिसिट फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। आपको याद होगा, अगर आपको इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो किसका पार्ट था? इंटरेस्ट पेमेंट, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट था। क्यों? मैंने बोला था जो भी हम लोन लेते हैं उस पर जो इंटरेस्ट हम पे करते हैं, यानी इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट भी कहीं पे लिखा हुआ होगा, तो इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है, इसका पार्ट है। तो हम इसको एक्सक्लूड कर देते हैं फिजिकल डेफिसिट से, तो हम किस पे आ जाते हैं? प्राइमरी डेफिसिट। इसको हम डिटेल से कवर करेंगे। ठीक है, नाउ रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट क्या है? द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट्स, यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जब ज़्यादा होंगी रेवेन्यू रिसिप्ट से, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, देखो ये यूनियन बजट में सबसे पहले बताया, इंट्रोड्यूस किया गया था ये कंसेप्ट यूनियन बजट 1997-98 में। ठीक है, ये क्या होता है? हम इसको ऐसे भी जान सकते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स व्हेन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन रेवेन्यू रिसिप्ट। सिंस रेवेन्यू रिसिप्ट्स इज कंजप्टिव और नॉन प्रोडक्टिव इन नेचर, ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज कंजप्टिव एंड नॉन प्रोडक्टिव इन नेचर विच सम्स अप टू ए heinous crime in the area of fiscal policy. The gap of this deficit is filled with money which could have been invested in the productive asset. और ये क्या है? ये कंट्री के लिए बैड साइन है। चलो इसको हम समझते हैं थोड़ा डिटेल में, ये चीज़ क्या है। देखो, मैंने बताया था जो हमारे पास हम एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट्स को कैसे जान सकते हैं, लाइबिलिटीज़ और एसेट्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, वहाँ से हम इसको मतलब डिस्टिंग्विश कर सकते थे। हमारे पास एक ऐसा एक्सपेंडिचर होता है, एक्सपेंडिचर ऐसा होता है कि
उससे ना हमारा कोई एसेट क्रिएट होता है, ठीक है, कोई एसेट क्रिएट नहीं होता है, और कोई लाइबिलिटी रिड्यूस भी नहीं होती है। तो ये नॉन कंजप्टिव इन नेचर और नॉन प्रोडक्टिव इन नेचर है। इसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के नाम से जानते थे। और अगर किसी एक्सपेंडिचर से एसेट क्रिएट होगा और लाइबिलिटी कम होगी तो हम उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर का नाम देते थे। क्योंकि हम यहाँ पे रेवेन्यू डेफिसिट पढ़ते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट में सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर के गैप को ही देखा जाता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर की यहाँ पे कोई बात नहीं हो रही है। इसका मतलब है जब आप बाहर से लोन लेंगे, बारो करेंगे और उसको क्या करेंगे, मतलब नॉन प्रोडक्टिव एसेट में क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर करेंगे, इसका मतलब है ये आपके लिए, आपकी कंट्री के लिए बैड साइन है। क्यों, मतलब इसको हम इंडिविजुअल पे देखेंगे, इंडिविजुअली एनालाइज करें। सिर्फ सपोज एक फैमिली है, जो है हेड ऑफ द फैमिली जो है, उसको क्या होता है, उसका एक्सपेंडिचर ज़्यादा लगता है, बच्चों के कपड़े, ट्यूशन फीस, अच्छा मतलब जो जितने भी, जो सिर्फ कंसेप्टिव नेचर है, प्रोडक्टिव नेचर नहीं है, अगर उसको बारो करना पड़ेगा इन चीज़ों के लिए, इसका मतलब है दैट मैन इज़ पोर और उसकी कंडीशन ठीक नहीं है। इसीलिए इस कंडीशन को कहा जाता है कि इट इज़ अ बैड साइन फॉर द कंट्री। तो फिजिकल पॉलिसी के रिलेटेड या फिजिकल पॉलिसी को हम अगर इस चीज़ से एनालाइज करेंगे तो ये बहुत ही हीनियस क्राइम माना जाएगा फिजिकल पॉलिसी के जरिए, ठीक है। इसीलिए रेवेन्यू डेफिसिट को कंट्री के लिए बैड माना जाता है, क्योंकि उनको बारो करना पड़ता है विच वाज सपोज टू बी इन्वेस्टेड इन प्रोडक्टिव कैपिटल। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और द रेवेन्यू रिसिप्ट्स, यानी जितनी रिसिप्ट्स हमारे पास आ जाती हैं और जितना एक्सपेंडिचर हो रहा है उनके बीच में जो नेगेटिव गैप है वो क्या है, वो है रेवेन्यू डेफिसिट। इसको बजट में इंट्रोड्यूस किया गया था 1997 और 1998 के यूनियन बजट में, ठीक है। और गुड साइन फॉर द कंट्री वो क्या है, जब हमारे पास रेवेन्यू रिसिप्ट ज़्यादा होंगी, यानी जब हमारे पास सरप्लस होगा, तब हम इसको मान सकते हैं ये कंट्री के लिए क्या है, ये गुड साइन है, ठीक है। और सेकेंड 5 ईयर प्लान में जो है फर्स्ट टाइम हमारा रेवेन्यू सरप्लस रहा था, ठीक है, इन द इंडियन हिस्ट्री ओनली। कब हमारा रहा था ये, सेकेंड 5 ईयर प्लान में हमारा रेवेन्यू सरप्लस रहा था, ठीक है। देखो, रेवेन्यू डेफिसिट को हम परसेंटेज ऑफ जीडीपी भी या परसेंटेज ऑफ जीडीपी भी शो कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इस टाइम का जो हमने रिवाइज एस्टिमेट किया था वो है 4.7, और एस्टिमेटेड फॉर द ईयर 2022-2023 वो क्या है, वो है 3.8, ठीक है। तो एफ आर बी एम, ठीक है। एक और अगर हमारे पास सरप्लस होगा, अगर सरप्लस होगा तो सरप्लस रेवेन्यू रिसिप्ट ज़्यादा होंगी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से, और ये हमें सेकंड 5 ईयर प्लान में फर्स्ट टाइम देखा गया था, ठीक है। तो हम बजट को परसेंटेज, जीडीपी के परसेंटेज से भी शो कर सकते हैं। जैसे रिवाइज्ड एस्टिमेट हम देखेंगे, अगर 2021-2022 वो था 4.7% ऑफ जीडीपी। एस्टिमेट जो इस वाले बजट में, जो 2023 और 2022 वाले बजट में हमने देखा, वो क्या है 3.8, ठीक है। उसके बाद हम इस डेफिसिट को किस तरीके से कम कर सकते हैं, ठीक है। वेज टू फाइनेंस और उसकी इम्प्लीकेशंस क्या है। देखो, सबसे पहले हम किस तरीके से, देखो, एक हमारी यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा ज़्यादा है और रेवेन्यू रिसिप्ट्स हमारे क्या है, कम है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स कम है, यानी हमने इक्वालिटी साइन करना है, यानी इसको बराबर तक ले आना है या एटलीस्ट कम करना है। तो वो कैसे हम कर सकते हैं, या तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम कम कर सकते हैं, या किसी तरीके से हमें अपनी रिसिप्ट्स को बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके ये इक्वालिटी साइन आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये 10 करोड़ और ये है 8 करोड़, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम 8 करोड़ को 10 करोड़ तक ले आएंगे, या 10 करोड़ को 8 करोड़ तक ले आएंगे, तब जाके ये डेफिसिट्स यहाँ पे एलिमिनेट होगा, ठीक है। तो हम ऐसा करने से हमारी इस कंट्री के ऊपर और लोगों के ऊपर कौन सी इम्प्लीकेशंस आ जाएंगी और किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, वो हम सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। सो देखो, अगर हम क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर को कट करेंगे, ठीक है, यानी इसको कम करेंगे, और क्या कहते हैं, एलिमिनेट करने के लिए हम इस चीज़ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कम करें, ठीक है। तो इसके क्या होगा, ये लॉस ऑफ वेलफेयर होगा। डेफिसिट को हम किस तरीके से कम कर सकते हैं, देखो, एक है हमारे पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये ज़्यादा है रेवेन्यू रिसिप्ट से, इसलिए हमारे पास डेफिसिट आया। हमने इसको या तो कम करना होगा या रेवेन्यू रिसिप्ट्स को किसी तरीके से बढ़ाना है और इक्वालिटी साइन यहाँ पे लाना है और डेफिसिट को एलिमिनेट करना है। देखो, इसकी इंप्लीकेशंस क्या होंगी अगर हम ऐसा करेंगे। अगर हम एक्सपेंडिचर को कट करेंगे तो क्या होगा, लॉस ऑफ वेलफेयर होगा। मतलब कि हेड ऑफ द फैमिली वो क्या है, वो अपनी फैमिली की जो जितनी भी नीड्स हैं वो पूरी नहीं करता है। इसके बाद वो क्या करता है, वो करता है कि उस फैमिली का एक्सपेंडिचर कट करता है। उसका मतलब है फैमिली का जो वेलफेयर है वो कंप्रोमाइज़ हो रहा है। सेम गोज विद द कंट्री, यानी इतनी गुर्बत है ऑलरेडी और इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है, अगर हम एक्सपेंडिचर को ही कम करें, अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को ही कम करेगी, इसका मतलब है लोगों का वेलफेयर लॉस होगा, ठीक है।
मतलब ये हमारे पास आइडियल ऑप्शन नहीं है इस रेवेन्यू डेफिसिट को कम करने के लिए, ठीक है। अगर हम अब बारोइंग करेंगे, देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है इसको हमें क्या करना है, इसको कम करना था। अगर हम बारोइंग करेंगे, बारोइंग से हमारी रिसिप्ट तो बढ़ जाएंगी, लेकिन बारोइंग, इट वाज सपोज दैट जब भी गवर्नमेंट बारो करेगी, कभी भी बारो करेगी, तो उसको, मतलब ये कन्वेंशन है, तो गवर्नमेंट हमेशा उस बारोइंग को कहाँ पे यूज़ करेगी, टू क्रिएट द प्रोडक्टिव एसेट्स। मतलब प्रोडक्टिव एसेट्स को क्रिएट करने के लिए और लाइबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए ही बारो किया जाएगा एज ए कन्वेंशन, क्योंकि एसेट क्रिएट होगा तो इसका मतलब है कि फ्यूचर में गवर्नमेंट को इनकम आ जाएगी, लाइबिलिटी रिड्यूस होगी तो गवर्नमेंट के लिए फ़ायदा है, ठीक है। लेकिन जब हम बारोइंग करेंगे किसको, नॉन प्रोडक्टिव एसेट्स में, यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उससे फुलफिल करेंगे, इसका मतलब है हम क्या करेंगे, प्रोडक्टिव एसेट्स फिर लेस क्रिएट होंगी। क्यों, ये भी कंट्री के लिए गुड साइन नहीं है। क्यों, क्योंकि इट वाज सपोज दैट बारोइंग हम कहाँ पे लगाएंगे, एसेट क्रिएट करने के लिए एज ए कन्वेंशन। लेकिन जब हम बारो करते हैं अपने डे टू डे जितने भी खर्चे हैं, एक्सपेंसेस हैं, उनको फुलफिल करने के लिए, इट मीन्स दैट एसेट के लिए हमारे पास फंड्स और फाइनेंस नहीं होगा और लेस एसेट क्रिएट होंगे। इसका मतलब है फ्यूचर प्रोडक्टिव कैपेसिटी के ऊपर फर्क पड़ेगा और जो फ्यूचर जनरेशन होंगी उसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा। किस सेंस में, क्योंकि हम जब बारो करते हैं उसमें हमने इंटरेस्ट पे करना है, क्योंकि हमने बारोइंग करी थी नॉन प्रोडक्टिव एसेट के लिए। इसका मतलब है फ्यूचर जनरेशन को बहुत सारा क्या करना पड़ेगा, बारो करना पड़ेगा प्रोडक्टिव एसेट्स क्रिएट करने के लिए। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये भी गुड साइन नहीं है, बारोइंग भी नहीं है। तो अंडरटेक द डिसइन्वेस्टमेंट। देखो अब क्या होता है, एक तरीके से हम इस गैप को और कम कर सकते हैं, इस वाले गैप को, वो है कि हम डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब होगा गवर्नमेंट अपने एसेट बेच देती है और एसेट रिड्यूस होती है। जो ही एसेट रिड्यूस होंगे मीन्स कि फ्यूचर इनकम गवर्नमेंट के लिए बंद हो जाती है, और ये भी गुड साइन नहीं है कि हम फिजिकल डेफिसिट को इससे क्या करें, इससे फाइनेंस करें, ठीक है, या इस चीज़ से एलिमिनेट इस चीज़ को करेंगे। देखो अब क्या है, एक और हमारे पास वे है कि हम इसको एलिमिनेट कर पाएँ, वो है इंक्रीज इन रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट को हम इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। किस तरीके से इसको हमने इंक्रीज करना है, थ्रू टैक्सेस एंड नॉन टैक्सेस रिसिप्ट्स, ठीक है। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन हमें अपनाना चाहिए और टैक्स बेस जो है हमें ब्रॉड करनी चाहिए। जैसे जीएसटी आया, जीएसटी में क्या हुआ, टैक्स रेट इंक्रीज नहीं हुए और टैक्स जीएसटी और टैक्स बेस जो है, टैक्स बेस इंक्रीज हो गई। टैक्स बेस क्या होता है, मतलब बहुत सारी कमोडिटीज़ को जीएसटी के अंडर लाया जाएगा, मतलब हर एक कमोडिटी ऑलमोस्ट के ऊपर टैक्स लगेगा लेकिन कम टैक्स लगेगा, ठीक है, और टैक्स रेट जो कि कम होंगे, ठीक है। और जितने भी कैस्केडिंग इफेक्ट जो वैट से थे, फिर मॉडिफाइड वैट से थे, वो उसको हमने रिड्यूस कर दिए। इसलिए हमारे पास जीएसटी से अब अच्छा खासा रेवेन्यू आता है और हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है, डेफिसिट को। हाँ, यहाँ पे एक और बात मैं बताना चाहता हूँ आपको, जो डिसइन्वेस्टमेंट का रिसेंट गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया एयर इंडिया का, ठीक है, यानी अपना एसेट रिड्यूस कर दिया और बेच दिया। वो इसलिए किया क्योंकि वो एसेट गवर्नमेंट के लिए अब प्रोडक्टिव नहीं रहा था, वो बहुत ही मतलब नॉन प्रॉफिटेबल था, इसलिए वो बेच दिया, ताकि जितना भी मतलब फर्दर जो लॉसेस हैं उसको क्या किया जाए, उसको कम किया जाए, उसको रोकने के लिए। तो गवर्नमेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए इस एसेट को गवर्नमेंट बेच देती है, ठीक है, वहाँ से भी रेवेन्यू जनरेट करती है, ठीक है। अगर वो प्रोडक्टिव एसेट होता तो गवर्नमेंट उसको कभी भी नहीं बेच देती, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ही डेट ट्रैप में फंसा हुआ था, वो पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, इसलिए गवर्नमेंट ने उसको बेच दिया, ठीक है। हाँ, एक और है डिक्रीज इन रेवेन्यू रिसिप्ट्स थ्रू डिक्रीज इन सब्सिडीज, यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम कम कर सकते हैं। जितनी भी हम सब्सिडीज देंगे उनको क्या कर देंगे, उनको हम कम कर देंगे। पेंशन और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस ऑफ द गवर्नमेंट को कम, ये हमने ऊपर ही पढ़ा था, लेकिन ये आइडियल सिचुएशन नहीं है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। ये चीज़ क्या है, इस टर्म को 2011-2012 में कॉइन किया गया, ठीक है, यूनियन बजट में, ठीक है, फर्स्ट टाइम। आपको समझना होगा, क्योंकि जो रेवेन्यू डेफिसिट था ये क्या है, ये है जब हमारे पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा रेवेन्यू रिसिप्ट से, ठीक है, यही था बिल्कुल। लेकिन अब हम इसके कंपोनेंट्स पे थोड़ा जाएंगे कि इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। यहाँ पे देखो, जो रेवेन्यू, क्योंकि यही ज़्यादा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसके कंपोनेंट्स क्या है, इसके कंपोनेंट्स वेज बिल, यानी पूरी सैलरीज, जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव पुलिस वगैरह जितनी भी सैलरी या वेज बिल गवर्नमेंट का है, वो
इंटरेस्ट पेमेंट, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट, जो गवर्नमेंट ने लोन लिया था उसके ऊपर पेमेंट जो है वो। तीसरा जो है सब्सिडीज, मतलब गवर्नमेंट जितनी भी सब्सिडीज, वन साइडेड पेमेंट, कोई एसेट क्रिएट नहीं होता है, कोई लाइबिलिटी रिड्यूस नहीं होती है, ये वाले एक्सपेंडिचर। डिफेंस एक्सपेंडिचर एक्सेप्ट जो रोड्स और क्या कहते हैं बीआरओ जो रोड्स वगैरह बनाती है जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, उसके अलावा जितना भी डिफेंस एक्सपेंडिचर वो सारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंडर आता है। लेकिन एक और चीज़ मैंने आपको बताई थी वो है जितनी भी ग्रांट्स स्टेट्स को दी जाती हैं, और स्टेट माइट यूज दीज ग्रांट टू क्रिएट द एसेट, यानी स्टेट्स को ग्रांट्स दी जाती हैं, ठीक है, और उन ग्रांट्स से ऐसा हो सकता है कि स्टेट कभी कभार क्या कर सकती है, एसेट क्रिएट करती है। जैसे गवर्नमेंट की कुछ स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ठीक है, उसके तहत जब किसी भी स्टेट को ग्रांट्स मिलती हैं तो उससे क्या रोड्स, ब्रिजेस वगैरह जितनी भी कंस्ट्रक्ट होंगी, ये तो एसेट है पूरे नेशन के लिए, मीन्स कि फ्यूचर के लिए ये एसेट क्या फैसिलिटेट करेगा इनकम जनरेशन में, ठीक है। तो यानी वो ग्रांट्स जो कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट था, जिन्होंने लेकिन एसेट क्रिएट किए गवर्नमेंट के लिए, उन ग्रांट्स को एक्सक्लूड किया जाएगा जब हम इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट को क्या करेंगे, एस्टिमेट करेंगे। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट जो है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट में उन इन्हीं ग्रांट्स को जो स्टेट्स को दी जाती हैं और स्टेट्स उनको क्रिएट एसेट क्रिएट करती हैं, स्टेट्स उनसे एसेट क्रिएट करती हैं, यानी ये सारी ग्रांट्स जब स्टेट्स को दी जाती हैं तो उससे कुछ एसेट्स क्रिएट होती हैं। आल्दो पूरी जो सेंटर से ग्रांट्स आ जाती हैं, जितनी भी ग्रांट्स हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के हेड में ही काउंट किए जाते हैं, ठीक है। लेकिन कंसेप्ट ये है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की वो ग्रांट्स जिससे स्टेट्स या यूटीज एसेट क्रिएट करती हैं, उनसे अगर वो एक्सक्लूड की जाएंगी, वो ग्रांट्स जिनसे एसेट क्रिएट हुए हैं, तो हमारे पास अल्टीमेटली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट्स के बीच में जो गैप है वो कम आ जाएगा। यानी दूसरे लफ्ज़ों में रेवेन्यू डेफिसिट हमें अकाउंटिंग सेंस में कम आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका एक पार्ट हम एक्सक्लूड करते हैं, इसमें काउंट ही नहीं करते हैं। वो कौन सा पार्ट है, वो यही ग्रांट्स, ऑल ग्रांट्स गिवन टू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है। उसको जब हम डेफिसिट एस्टिमेट करने के लिए एक्सक्लूड करते हैं तो हमारे पास इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट का कंसेप्ट आ जाता है, ठीक है। यूनियन बजट 2011-2012, those revenue receipts should not be treated as unproductive. So, the new methodology was introduced to recapture the actual revenue deficit which exclude the productive grants. उसी को हम इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं, ठीक है। जैसे सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम के तहत जब भी स्टेट्स को और यूटीज़ को ग्रांट्स मिलती हैं तो उसको रेवेन्यू डेफिसिट से एक्सक्लूड किया जाता है, ठीक है। सो द नेक्स्ट कंसेप्ट इज फिस्कल डेफिसिट। ये फिस्कल डेफिसिट क्या चीज़ है, देखो, फिस्कल डेफिसिट जो है, गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग मोर देन इट्स इनकम, यानी जब गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू कम होगा और वो खर्चा ज़्यादा करती है। ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था 1997-1998 के यूनियन बजट में। व्हेन गवर्नमेंट टोटल रिसिप्ट्स, यानी पूरी बजटरी रिसिप्ट्स, इज लेस देन टोटल एक्सपेंडिचर, यानी पूरे बजटरी एक्सपेंडिचर्स लेकिन एक्सक्लूडिंग द बोरोइंग्स, ठीक है, तब हम कह सकते हैं कि फिस्कल डेफिसिट है, ठीक है। सिंस ऑल रिसिप्ट्स इंक्लूड इनकम एंड बोरोइंग, ठीक है। यहाँ पे देखिए, फिस्कल डेफिसिट जो है जब बजटरी एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा बजटरी रिसिप्ट से। लेकिन बजटरी रिसिप्ट्स क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स प्लस कैपिटल रिसिप्ट्स मिला के, यानी ये सारी रिसिप्ट्स किसका पार्ट है, बजटरी रिसिप्ट्स का। कैपिटल रिसिप्ट्स में क्या होगा, या तो डिस इन्वेस्टमेंट से हम रिसिप्ट्स गेन करेंगे या हम बोरोइंग को इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो कैपिटल रिसिप्ट्स का वो पार्ट जैसे कि बोरोइंग्स हैं, जब हम इनको एक्सक्लूड करेंगे तो हमारे पास एक फिगर आएगी, यानी बजटरी रिसिप्ट्स के अंदर कैपिटल रिसिप्ट्स भी आती हैं, और कैपिटल रिसिप्ट्स में हमारे पास दो तरीके की रिसिप्ट्स हैं। एक हम डिसइन्वेस्टमेंट करते थे यानी एसेट रिड्यूस करते थे, या तो बोरोइंग करते थे, बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल। जब हम इन बोरोइंग्स को क्या करेंगे, एक्सक्लूड कर देंगे, तो हमारे पास जो कंसेप्ट आ जाएगा वो है फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो ये फिस्कल डेफिसिट है एक्चुअल में ये एक गैप है, एक ऐसे किस्म का गैप कि ये हमें बताता है कि कंट्री को कितना और बारो करना चाहिए, है ना, क्योंकि ये ज़्यादा है, एक्सपेंडिचर जब ज़्यादा है और रिसिप्ट्स जब कम है, इसका मतलब एक किस्म का गैप आ जाता है।
और इस गैप को फुलफिल करने के लिए हमें इसको कहीं से फाइनेंस करना पड़ेगा। जो ही हम इसको फाइनेंस करेंगे इसका मतलब हमें बारो करना पड़ेगा। अगर हमारे पास ये बारोइंग्स जो ऑलरेडी कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट है ऑलरेडी ऐड हुई होंगी तो हमारे पास असली फिगर नहीं आ जाएगी। तभी हम इसको इस बारोइंग्स को एक्सक्लूड करते हैं ताकि हमारे पास टोटल बारोइंग सामने आ जाएंगी, हमें कितना बारो करना है और इस डेफिसिट को फाइनेंस करना है। ठीक है, होप आपको ये समझ आया होगा। अब यहाँ पे देखो, सिंपली हम ये कह सकते हैं कि जो फिजिकल डेफिसिट है वो बजटरी एक्सपेंडिचर जब ज़्यादा होंगी बजटरी रिसिप्ट से एक्सक्लूडिंग द बारोइंग। यहाँ पे देखो, जो कैपिटल रिसिप्ट जो मैंने बताया था, कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट जो है ये वाला पार्ट, इसमें हमारे पास कितनी आइटम्स थी? रिकवरी ऑफ लोन यानी एसेट रिड्यूस होता है गवर्नमेंट का। क्यों? क्योंकि जब गवर्नमेंट लोन देती है इसका मतलब है उस पर वो इनकम जनरेट करती है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, तो ये एक किस्म का एसेट है। जब हम रिकवरी करते हैं अपने लोन के प्रिंसिपल को, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट को, तो हमारे पास एक तरीके से एसेट रिड्यूस होता है। उसके बाद डिसइन्वेस्टमेंट, अपने एसेट्स को बेच देना, और गवर्नमेंट बारोइंग्स, और इस बारोइंग को हम एक्सक्लूड करते हैं सिर्फ इस वाले पार्ट को, ताकि हमारे पास एक्चुअल बारोइंग की फिगर आ जाएगी कि गवर्नमेंट को अब कितना बारो करना है टू फाइनेंस द डेफिसिट। ठीक है, तो आपको समझ आया होगा। देखो, इसको भी हम शो कर सकते हैं एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी। जब हम एस्टिमेट करेंगे, जब हमने एस्टिमेट किया 2022-23 बजट में, हमें बोला गया कि ये अभी कितना रहने वाला होगा, 6.4% ऑफ टोटल जीडीपी। जितना भी गवर्नमेंट का जीडीपी एस्टिमेट किया गया उसका 6.4% क्या हमारे पास रहेगा, फिजिकल डेफिसिट रहेगा। ठीक है, तो एफआरबीएम इसीलिए आया था कि गवर्नमेंट फिजिकल पॉलिसी में बहुत सारी डिविएशंस करती थी, इलेक्शंस आते थे, बहुत सारा एक्सपेंडिचर करते थे, उससे गवर्नमेंट के जो ग्रोथ टारगेट था वो अचीव नहीं हो पा रहा था, इन्फ्लेशन ज़्यादा हो रहा था, बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। तो एक एक्ट लाया गया एफआरबीएम एक्ट, उससे फिजिकल डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट को बोला गया। ठीक है, तो उसको भी हम नेक्स्ट लेक्चर में एफआरबीएम एक्ट को डिटेल से जानेंगे। देखो, इसकी इम्प्लीकेशंस क्या होंगी। सबसे पहले जो है, गवर्नमेंट को डेफिसिट यानी हमारा एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, गवर्नमेंट को क्या करना है, इसको फाइनेंस करना है। जो ही गवर्नमेंट इसको फाइनेंस करेगी, मीन्स कि आरओपीएफ से बारो करेगी या किसी और से बारो करेगी। बारो करने का मतलब है कि इकॉनमी में पैसा इंजेक्ट ज़्यादा करना है, एक्सपेंडिचर क्योंकि ज़्यादा कर रही है गवर्नमेंट। इसका मतलब है लोगों के पास पैसा ज़्यादा आएगा, यानी मनी सप्लाई इन द इकॉनमी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो मनी सप्लाई इंक्रीज़ करने की वजह से प्राइस लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। कैसे? सपोज़ हम कहते हैं कि किसी एक साल में प्रोडक्टिव कैपेसिटी शॉर्ट रन में इंक्रीज़ नहीं होती है। लॉन्ग रन में प्रोडक्टिव कैपेसिटी कंट्री की इंक्रीज़ हो सकती है, लेकिन शॉर्ट रन में ऑलमोस्ट ये कांस्टेंट रहती है। मतलब कि जब सप्लाई कांस्टेंट रहेगी किसी एक साल में और डिमांड, लोगों के पास पैसा आ जाएगा तो लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे। ठीक है, जो ही लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे क्योंकि उनके पास पैसा भी आया होगा, इसका मतलब है इसके ऊपर प्रेशर आ जाएगा, सप्लाई के ऊपर प्रेशर हो जाएगा। तो सप्लाई के ऊपर जो ही प्रेशर आ जाएगा उसकी वजह से प्राइसेस के ऊपर डायरेक्टली इफेक्ट पड़ जाएगा, और प्रोड्यूसर्स अपने प्रोडक्ट्स को इंक्रीज्ड प्राइस पे बेचने के लिए तैयार हो जाएंगे, और इसको हम इसलिए हम कह सकते हैं कि प्राइस लेवल के इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, दूसरा इफेक्ट है फिजिकल डेफिसिट का, वो है जो भी हमारी फ्यूचर जनरेशन होगी उसके ऊपर दबाव बढ़ जाएगा। दबाव इन द सेंस कि वो उसको डेट पे करना पड़ेगा इन द लॉन्ग रन, क्योंकि गवर्नमेंट का डेट उसको पे करना पड़ेगा। ठीक है, और तीसरा जो है क्राउडिंग आउट इफेक्ट। क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्या है? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, सपोज दैट जो इकोनॉमिक पाई होता है ना, सपोज वो कांस्टेंट है। सपोज हमारे पास गवर्नमेंट के पास कितना रुपीज़ है, 100 रुपीज़। ठीक है, 100 रुपीज़ वो पूरी इकोनॉमी में फैला हुआ है, चारों तरफ फैला हुआ है। ठीक है, लेट्स सपोज दैट होता क्या है, जो ही गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा करती है, मीन्स कि गवर्नमेंट ज़्यादा मनी यूज़ करती है। अगर गवर्नमेंट 100 में से सपोज 60% यूज़ करती थी मनी, ठीक है, यानी 60 रुपीज़ गवर्नमेंट यूज़ करती थी। अब जब इसको ज़्यादा एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, इसका मतलब है इस 100 में से अब ये 70 के आसपास आ जाएंगे और अपना एक्सपेंडिचर करेंगे। ठीक है, ऐसा करने से जो लेफ्ट आउट मनी फॉर द प्राइवेट इंडिविजुअल जो है ना, वो कम रह जाएगा। ठीक है, प्राइवेट लोग कम इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे जब गवर्नमेंट ज़्यादा मनी बारो करेगी टू फाइनेंस द फिजिकल डेफिसिट। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि प्राइवेट लोग जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो उनकी इन्वेस्टमेंट क्या अल्टीमेटली रुक जाएगी, क्योंकि उनको बैंक से इंटरेस्ट कम, बैंक से लोन कम मिल रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट बारो कर रही है बैंकों से। ठीक है, इसलिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का रिड्यूस होना ड्यू टू इंक्रीज इन द बारोइंग्स ऑफ द गवर्नमेंट, इसको हम क्राउडिंग आउट इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्राउडिंग आउट इफेक्ट। सिंपली ये समझिए कि जब प्राइवेट लोग किसी भी तरीके से इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उनको मार्केट से लोन जो है हाई इंटरेस्ट पे मिलता है, और गवर्नमेंट ज़्यादा एक्सपेंडिचर करती है
इसीलिए इसको क्राउडिंग आउट इफेक्ट कहा जाता है। सिंपली याद रखिए कि क्राउडिंग आउट इफेक्ट से में क्या होता है कि जब हाई बारोइंग्स फ्रॉम द मार्केट, यानी ये गवर्नमेंट बारोइंग की बात हो रही है, उससे क्या होती है, अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स फॉर द प्राइवेट इंडिविजुअल रिड्यूसेस, यानी प्राइवेट इंडिविजुअल के लिए पैसा जो है कम रह जाता है मार्केट में। तो मार्केट इंटरेस्ट रेट इंक्रीज, ये सिंपली लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पे है। जब किसी की सप्लाई कम होती है और डिमांड ज़्यादा होती है, इट मीन्स दैट उसकी प्राइसेस इंक्रीज होती हैं। जो ही गवर्नमेंट ने ज़्यादा मनी बारो किया है पब्लिक से, यानी ओपन मार्केट ऑपरेशन या बैंकों से जो ही गवर्नमेंट ने ज़्यादा पैसा लिया, मतलब कि अब प्राइवेट इंडिविजुअल को लोन देने के लिए बैंक्स के पास कम पैसा बचा। जब कम पैसा बचा, इट मीन्स दैट जब प्राइवेट लोग उसको अवेल करना चाहेंगे तो वो हायर इंटरेस्ट रेट पे उसको अवेल कर पाएंगे। जो ही अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स कम रहती हैं, इसका मतलब है इंटरेस्ट रेट के ऊपर इफेक्ट पड़ जाता है, वो इंक्रीज़ होता है। हायर इंटरेस्ट रेट मीन्स कि लो इन्वेस्टमेंट, लोग इन्वेस्टमेंट ही कम करेंगे इकोनॉमी में, और इसी चीज़ को क्या कहा जाता है, क्राउडिंग आउट इफेक्ट। और क्राउडिंग आउट इफेक्ट किस वजह से होता है, ये होता है जब गवर्नमेंट फाइनेंस करती है फिस्कल डेफिसिट को, हाई फिस्कल डेफिसिट को, ठीक है। तो फिस्कल डेफिसिट मस्ट बी नॉट अलाउड टू राइज टू ए हाई परसेंटेज ऑफ जीडीपी 3% फिक्स्ड बाय एफआरबीएम, यानी एफआरबीएम एक्ट इम्पोज करता है कंडीशंस गवर्नमेंट के ऊपर कि वो अपने फिस्कल डेफिसिट को रिड्यूस करे, कहाँ तक, अप टू 3% है, ठीक है। और जो मैंने बोला था, सॉरी मुझे याद है कि मैंने बोला था कि जो रेवेन्यू डेफिसिट जो है उसको 3%, रेवेन्यू डेफिसिट एफआरबीएम बोलता है कि रेवेन्यू डेफिसिट को गवर्नमेंट ने क्या करना है, जीरो तक ले जाना है, ठीक है। इसका गैप जो है ये जीरो तक ले जाना है, ये एफआरबीएम एक्ट कहता है। लेकिन फिस्कल डेफिसिट जो है, फिस्कल डेफिसिट गवर्नमेंट को अप टू 3% तक ले आना है, ये गवर्नमेंट के ऊपर बाइंडिंग है, ठीक है। लास्ट कंसेप्ट जो हमारे पास है वो है प्राइमरी डेफिसिट। ये प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट। इट इज़ एस्टिमेटेड एज प्राइमरी डेफिसिट फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। प्राइमरी डेफिसिट यानी फिस्कल डेफिसिट जितना भी गवर्नमेंट का आया, अगर हम इंटरेस्ट पेमेंट को वहाँ से निकाल दें, एक्सक्लूड कर दें, तो हमारे पास एक फिगर आ जाएगी कि हमने हमारा एक्चुअल में कितना फाइनेंस करना है, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्राइमरी डेफिसिट। यानी प्राइमरी डेफिसिट दूसरे लफ्ज़ों में ये समझिए कि हमारे पास फिस्कल डेफिसिट हमारे पास था, और हम ये शो कर रहा था कि किस तरीके से गवर्नमेंट इस डेफिसिट को फाइनेंस करे, यानी नेट बारोइंग या टोटल बारोइंग हमारे पास आ जाती थी, ठीक है। लेकिन प्राइमरी डेफिसिट जो है ये बताता है कि जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो लोन्स के ऊपर, उसको फिस्कल डेफिसिट से निकाल दो, ठीक है। तो नेट फिगर जो हमारे पास बचेगी वो क्या है, वो है प्राइमरी डेफिसिट। और प्राइमरी डेफिसिट को हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं, यानी बजटरी एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन बजटरी रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बारोइंग्स एंड एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट पेमेंट, ये है प्राइमरी डेफिसिट। अगेन प्राइमरी डेफिसिट क्या है, बजटरी एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन बजटरी रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बारोइंग, यहाँ तक फिस्कल डेफिसिट का कंसेप्ट आ गया, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट पेमेंट्स। तो ये हमारे पास क्या है, प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है। इसको भी एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी शो किया जाता है, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट्स में क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट ये हम शो करता है कि बोरोइंग रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट की कितनी है, एक्स इंक्लूसिव ऑफ द इंटरेस्ट पेमेंट। इंटरेस्ट को पे करने के लिए भी हमें बोरोइंग करनी पड़ती है, तो वो इंक्लूड हैं फिस्कल डेफिसिट में। लेकिन जो प्राइमरी डेफिसिट है वो है कितनी बोरोइंग रिक्वायरमेंट है गवर्नमेंट की, एक्सक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फिस्कल डेफिसिट। होप गाइस आपको ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा, समझ आया होगा। कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगर कहीं पे भी कोई भी कंसेप्ट या कोई भी पॉइंट समझ ना आया हो तो इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई यू और आपको वो पॉइंट क्लियर कर दूंगा। थैंक्स गाइस।